कई सालों के बाद आद्रा नक्षत्र ऐसा झूमकर बरसा था कि तालतलया, पोखर डबरा सब भर गए थे। खेत पानी से लबालब भर गए थे, पर लख नदी नहर अभी खाली थी, इसलिए पानी नीचे उतरने में समय नहीं लगा। जब खेतों का पानी घटने लगा तो 2-3 दिनों में ही घटकर नीचे चला आया। फिर भी खेतों की जरूरत लायक पर्याप्त पानी था। गांव के किसानों के पौधे तैयार थे। इस बार लगभग सभी किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में ही खेतों में बीज डाल दिए थे। मेही कामत अपने खेतों का हाल देखने के लिए मकराइन चला गया। वैसे तो वह हमेशा खेतों की ओर घूमने निकलता था, पर उस रात पानी ज्यादा घट गया था। दूर से चांदी की तरह चमक रहे खेत अब हरे भरे लग रहे थे। वास्तव में पानी घट गया था। ऐसी हालत में मेही के लिए खेतों की स्थिति जानना जरूरी था। मेही तकरीबन 1.5 बीघा जमीन का मालिक है। कुछ खेत बटाई पर दे रखा है, पर वे सब एक जैसे ही हैं। मेही के शब्दों में, फूलों का रस मकरंद और खेतों का सार मकराइन खेत। वह सबसे पहले बिहार पहुंचा। उसने अपेक्षाकृत ऊंची जगह पर बीज डाला था। बीज के लिए उस खेत की मिट्टी अच्छी व दोरस थी, पौधे के लिए ही तैयार किया हुआ। अच्छे पौधे हुए थे। हरा भरा खेत था, एक भी खरपतवार नहीं था। लहलहाता सा लग रहा था खेत। उन्हें देखकर किसी भी किसान के पैर अनायास ही रुक जाते थे। वे प्रशंसा करते। कोई पूछ लेता, किसका है? उन खेतों को जानने वाले बोल पड़ते, और किसका होगा? ऐसे मन को लुभाने वाले पौधे और किसके हो सकते हैं, सिवा मेही के। पूरे गांव के कुशल किसानों में उसका नाम सबसे ऊपर है। जैसे उसका नाम मेही है, वैसे ही वह है भी महीन अर्थात अच्छा। वैसे तो वह बहुत से दूसरे काम भी जानता है, पर खेती बाड़ी के काम में उसकी रुचि गजब की है। बस समझ लीजिए कि पूरा दिन खेत में ही गुजारता है। वह जुते हुए खेत की मिट्टी से खरपतवार ऐसे निकालता है कि देखते ही बनता है। मिट्टी के एक एक टुकड़े से खरपतवार ऐसे अलग करता है मानो मिट्टी को दुलार रहा हो। इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि मेही के प्राण उसकी देह में नहीं, मकराइन में बसते हैं। वास्तव में वह हुनर वाला आदमी है। गांव के भरे पूरे लोग दूसरे के खेतों में काम नहीं करते, पर मेही ऐसा नहीं है। उसे जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती है तो समाज का भी ध्यान रखता है, उनके लिए काम करता है। अपना काम खूब मन लगाकर करने और दूसरों के काम में लापरवाही करना उसकी फितरत में नहीं है। वह काम को काम समझता है। वह जो भी काम करता है, खूब करीने से करता है, पूरी लगन से करता है। इसलिए खेतों के मालिक उसके पास आते हैं, बल्कि यूं कहिए कि अर्जी लगाए रहते हैं। सामाजिक विचार विमर्शों में भी उससे सलाह ली जाती है। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है। अखबार पढ़ने में उसकी गहरी रुचि है। लोग कहते हैं कि मेही अखबार नहीं पढ़ता, बल्कि उसमें रम जाता है। केवल पढ़ता ही नहीं, खबरों को याद भी रखता है। जब शाम ढलने लगती है तो वह अखबार लेकर बैठ जाता है। मास्टर साहब के यहाँ उसके लिए अखबार सहेज कर रखा होता है। इस बात के लिए उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, पर वे कहते हैं, मेही समाज का सजग व्यक्ति है। अतः जब मेही बिहार पहुंचा तो बेहद खुश हुआ। ताजे पानी पर पौधे लहलहाकर उगकर लंबे हो गए थे। लोग कहते हैं कि देखकर ही दिल दिमाग खुश हो जाए, सो खुश हो गया। थोड़ी देर तक वह धान के उन पौधों की हरी तिमा को निहारता रहा, मानो उनको आंखों में भर रहा हो। फिर वह सबसे पहले निचले खेत की ओर चला। फैनकन ठाकुर वाली क्यारी पानी से पूरी तरह भर गई थी। मेही ने मेड़ पर खड़े होकर खेत को स्नेह से निहारा। खेतों में अधिक जुताई की कोई जरूरत नहीं थी। वहां कीचड़ हो जाएगा, पर अभी उसमें पानी ठहरेगा ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गया। वह नीचे तक सभी क्यारियों में घूमा। सभी में पर्याप्त पानी था। उसने सोचा कि ये क्यारियां पानी बचाकर रखेंगी और वह ऊपर आ गया। अब वह जरीखन वाले पंचकठवा खेत में पहुंचा। उसमें केवल 4 अंगुल पानी था। तैयार खेत और छप छप पानी। उस समय खेत को देखकर उसके मन में यह भाव आया, मानो खेत अभिसारिका की तरह 16 श्रृंगार कर पति के कदमों की आहट पर कान लगाए बैठी हो। मतलब ये कि खेत की स्थिति रही हो कि हल ले आओ और जुताई शुरू करो। मेही खत की स्थिति देख अकुला गया, क्योंकि उसके पास अपना बैल नहीं था। 15 दिन पहले बैल मर गया था। पैसे की तंगी के कारण दूसरा बैल नहीं ले पा रहा था। उसने खेत का जायजा लिया।
उसने हिसाब लगाया कि अगर कल तक खेत के लिए हल की व्यवस्था नहीं हुई तो परसों मुश्किल बढ़ जाएगी। वो हल के इंतजाम के लिए घर से निकला। गांव के चारों टोला घूम आया, पर किसी ने हल नहीं दिया। देता कैसे? खेती के लिए यही सबसे उपयुक्त समय था। गांव में बहुत से लोग हल नहीं रखते। दूसरा कारण था श्रमिकों की कमी। जो लोग खुद खेती बाड़ी नहीं करते हैं, वे अपने खेत बटाई पर दे देते हैं। जो लोग अपने हाथ से खेती करते हैं, उनके परिवार के लोग गांव में नहीं रहते। परिवार के कमेरे लोग गांव से बाहर चले जाते हैं। में ही घूमते घूमते थक गए, पर हल की व्यवस्था का कोई सूत्र नहीं पकड़ पाए। गांव में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बैल बेकार बैठे रहेंगे, वे खुद अपनी रोपनी में रहेंगे, मगर दूसरे के खेत की जुताई के लिए अपना बैल नहीं देंगे। यही कारण था कि मेही को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन लोगों ने कह दिया कि वे अपने बैल से अपना खेत जोतेंगे। रास्ते में ध्यान आया कि ट्रैक्टर वाले से बात की जाए, पर उन लोगों को तो बड़े खेत चाहिए, कम से कम एक पहर का तो जोत हो। कम से कम इतने जोत का काम हो तभी काम के लिए तैयार होंगे। क्यों न मधुकांत से कहा जाए कि वो ट्रैक्टर से उसका खेत जोत दे और बदले में वह पिता पुत्र उसके खेत में रोपनी कर देंगे। खेतिहर मजदूरों की इतनी कमी है कि ऐसे माहौल में मधुकांत को ये पेशकश जमेगी। मन में ये ख्याल आते ही अचानक उसे याद आया कि बेटा सुबोध तो कल ही दिल्ली चला जाएगा। ओह, वो उसे नहीं जाने देगा, पर वो माने तब तो। वह तो कई दिन से दिल्ली जाने के लिए तूफान मचाए हुए है। नौजवानों का तो दिमाग शहर की तरफ भागता है। बड़बड़ाते हुए में ही आगे बढ़ा। अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि 10-12 लड़कों का एक झुंड आता दिखाई दिया। वे सब लगभग एक समान उम्र के थे। किशोर, कोई भी जवान नहीं था। अभी तो उनकी मूंछों के बाल कोमल रोओं की शक्ल में ही थे। कहाँ चढ़ाई करने निकले बच्चों? मेही ने उनसे पूछा। उसके इस सवाल पर सोनेवाल का बेटा मनाई बोला, देखते हैं काका, कहाँ का जोगाड़ लगता है। क्यों, अभी तय नहीं किया है क्या? किया भी है और नहीं भी किया है। देखते हैं सूरत जाते हैं या मुंबई। मनाई बोला। जब मनाई ने पहले के बम्बई को मुंबई कहा तो मैं ही मन हंसा। उसके मन में आया कि आजकल तो साधारण आदमी को भी देश विदेश की बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है, पर वे यह नहीं समझते कि वे कहाँ जा रहे हैं। गांव में खेती बाड़ी का काम कैसे चलेगा? काम करने वाले तो बाहर भाग रहे हैं। वो अपने टोले के सभी घरों को याद करने लगा। छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों को छोड़कर गांव में और कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि ये छोटे बच्चे भी जवान होते होते शहर की ओर फुर हो जाएंगे। उस स्थिति में गांव का क्या भविष्य होगा? गांव बूढ़े बुढ़ियों की बस्ती बनकर रह जाएगा। मन में ये ख्याल आते ही उसे सरजुग बाबा याद आए। एक दिन की बात है, मैं ही कहीं से चला आ रहा था। उसने सरजुग बाबा को प्रणाम कर उनका हाल चाल पूछा तो बाबा रोने लगे। उनके ऐसे दिन आ गए कि एक बड़े परिवार के मुखिया होते हुए भी खुद को अकेला व असहाय सा अनुभव कर रहे थे, जबकि परिवार में बेटा बहू, पोता पोती, पड़ा पोता भी थे। बेटा कानपुर में नौकरी करता था, बाद में वहीं बस गया था। फिर तो वह गांव को पूरी तरह भूल गया था। बाबा को रोते देखकर मैं ही उनके पास बैठ गया। उसने बाबा को ढाढ़सा बंधाया। कुछ देर बाद बाबा बोले, क्या कहूँ, कई बार तो मन सूना सूना सा लगता है। घरवाली तो मुझसे भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। क्यों, क्या अब वे लोग आपकी खोज खबर भी नहीं लेते? मेही ने पूछा। मेही की इस बात पर सरजुग बोलने लगा, क्या बताऊं मेही, बड़े पोते की शादी हुई, सारी रस्में वहीं निभाई गईं। खैर, उसकी मर्जी, जहां करे। बैरियों से इतना भी नहीं हुआ कि जरा बहू का मुंह ही दिखा देते। मैं अब देखूंगा भी क्या, अब तो सूझता भी नहीं। फिर भी पोते की बहू का मुंह देख लेता तो मन संतुष्ट होता। क्या अब आपको दिखाई नहीं देता? मेही ने पूछा। दिखाई देता है, तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि कोई है। जब तुम बोलते हो तो समझ जाता हूँ कि मैं ही है। बाबा बोले, तो किसी को साथ लेकर चले क्यों नहीं जाते? मेही ने उनके मन की थाह लेनी चाहिए। जब जवानी में नहीं गया तो अब क्या जाऊंगा? और वे ले आएंगे, नहीं आएंगे तो ना आए। वे तो तब खुश होंगे जब मैं कुलदेवता वाले घर को भी बेचकर उनके पास चला जाऊं। ये तो घर द्वार बेचने जैसा हुआ। यह मेरे जीते जी नहीं हो सकेगा।
इस बात का उन लोगों को बहुत डैक है। कोई पारिवारिक उत्सव हो तो 2 लाइनों का निमंत्रण लिखकर भेज देंगे कि मैं उस अवसर पर शामिल हूँ, जैसे माँ बाप न होकर कोई रिश्तेदार हूँ। इतना बोलकर सरजग कुछ बड़बड़ाने लगे। एक बार पड़पोते की बहू को देख आइए मैं ही बोला, बुआ वैसे तो तुम भी उम्रदराज हुए, फिर भी मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। दरवाजे पर बेटे पोते की बहुएं आंगन में रुनझुन करती चलती फिरती तो कितना अच्छा लगता। मेरे पिता चाचा कहा करते थे कि जब आंगन में अपने वंश की कोई बहू आती है तो पितर बहुत आनंदित होते हैं। वे पितर लोक में पंक्ति में खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। मेरे पितरों ने हमारे घर तो ये देखा नहीं, उनकी आत्मा तो तृप्त नहीं हुई। ये बोलते बोलते सरजुग बाबा की छाती फटने सी लगी। वे मर्माहत थे। सरजुग बाबा की संवेदना उसे कई दिनों तक कचोटती रही। अतः आज जब उसे सरजुग बाबा की याद आई तो ऐसा लगा जैसे अचानक किसी घाव से पपड़ी हट गई हो। अपने साथ साथ घर की स्थिति की चिंता ने भी उसे बहुत दुखी कर दिया। वह घर आया, उसकी पत्नी खाना पका रही थी। पति को देख उसने पूछा, कहाँ गए थे? हल का इंतजाम करने गया था। मैं ही बोला, हुआ नहीं तो अब क्या करेंगे? लगता है कि अगर कल तक हल का इंतजाम नहीं हुआ तो खेत की स्थिति संभल नहीं पाएगी। कौन सा खेत? जरीखन वाला। धत ये गांव कैसा है? थोड़ी सी वर्षा होते ही ऊब डूब करने लगता है और तोड़े में ही ना जाने क्या क्या। चूल्हे पर क्या चढ़ाया है? मेही ने प्रसंग बदला, पूरी है। बुआ के लिए बटखर्चा नहीं, अब बुआ कल नहीं जाएगा। मेही पत्नी से कह ही रहा था कि इतने में सुबोध वहां आया। उसने पिता की बात सुनी तो बोला, नहीं नहीं अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। क्यों? मेही ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। गांव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुबोध उतनी ही ऊंची आवाज में बोला। इस बात पर बाप बेटे में बहस हुई। मेही गुस्से से लाल हो गया। पत्नी मना करती रही, उसे शांत करती रही, पर उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। सुबोध चुप हो गया, लेकिन मेही अब भी बहुत देर तक गुस्से में बड़बड़ाता रहा। घर का वातावरण इतना बोझिल हो गया कि रात किसी ने खाना भी नहीं खाया। सवेरे सुबोध दिल्ली चला गया। मेही तड़के भोर में खेत की तरफ निकल गया। उधर से घर लौट रहा था तो सकली की बेटी ने उसे बताया कि सुबोध दिल्ली चला गया। उसे बहुत डैक हुआ। बेटा होकर भी सुबोध ने उसकी बात का मान नहीं रखा। उसने तो इतनी शिष्टता भी नहीं दिखाई कि जाते समय मिल लेता। वह भीतर ही भीतर कई टुकड़ों में टूट गया, पर कुछ बोला नहीं। पत्नी से भी नहीं। फावड़ा लिया और खेत की तरफ चल दिया। दोपहर में पत्ती काफी समझा बुझाकर घर ले आई। घर आकर 2 कौर खाया, मगर एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह बोलने की कोशिश करेगा तो रुलाई छूट जाएगी। रात में खाना खाकर लेट गया, मगर आंखों में नींद कहाँ। न जाने वह क्या अनाप शनाप सोचने लगता। सोचते सोचते उसका सिर फटने लगता। बेटे की 1-2 बातें अब भी उसे परेशान किए थी। सुबोध ने कहा था, गांव में लोग कैसे रहेंगे? यहाँ तो कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग अगर शहर में नौकरी ना करें तो वे भूखे मर जाएंगे। लोग पहले कैसे रहते थे? मेही ने पूछा था। पहले परिवार में कितने लोग दोनों पहर भोजन करते थे। 100 में से 1-2 जमीन वाले सुख करते थे। बाकी लोग उन्हीं के लिए सुख जुटाने में त्राही त्राही करते रहते थे। अब समय बदला है, पर अब भी गांव वाले शहरी मनी ऑर्डर पर जी रहे हैं। बेटे ने अपनी बात रखी थी। बेटे की बात सच होते हुए भी उसे अच्छी नहीं लगी थी। उसे आज से ज्यादा आने वाले कल की चिंता थी। वह सोचने लगा, ये लड़का क्या बोल रहा है? ऐसी उपेक्षा सहते सहते गांव पता नहीं क्या हो जाएगा। खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, फिर मनुष्य कैसे बचेगा? मेही के हृदय में खेतों के प्रति ममत्व जागृत हो गया। उसे बेटे पर और क्रोध आया। वह बहुत बोल गया था और बोलते बोलते थक गया था। अभी उसे बेटे की बातें याद आती हैं और सुरजू गुरुजी की बातें भी। गुरुजी कहते थे, धरती माँ है, हरियाली उसकी प्रसन्नता का प्रकटीकरण है, विभिन्न नदियां उसके गीत हैं और उर्वरा उसका मातृत्व, जिसे पाकर जीव इस धरा पर जीता है। परंतु आज उस धरती माँ के पुत्रगण अपनी माँ का विनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में धरती क्रोधित हो जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा। गुरुजी अक्सर यही कहते रहते थे।
मिही को गुरुजी की और बातें अच्छी लगती थीं, पर अंतिम पंक्ति, धरती क्रोधित हो जाएगी और संसार खत्म हो जाएगा, अच्छी नहीं लगती थी। पर वो करता भी क्या? बचपन में गुरुजी से पढ़ा था, अतः गुरुजी से यह कहने का साहस नहीं हुआ कि गुरुजी, अंतिम अशुभ पंक्ति मत बोलिए। गुरुजी उसकी आंखें और भौं देखकर समझ जाते और कहते, मिही, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। आजकल के ऐसे समय में भी तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें ये बात बुरी लगती है। संभाल सकते हो तो संभाल लो, जंगल कट रहे हैं, उसे रोको, वन रोपो, गंगा प्रदूषित हो रही है, कराह रही है, उद्योग धंधे हरियाली को लील रहे हैं, धरती को बचा लो, गांवों से लोग उजड़ रहे हैं, उसे रोको। गुरुजी बहुत सी बातें बोलते थे। मिही को ऐसा प्रतीत होता था जैसे गुरुजी के वे शब्द उसे फटकार रहे हैं। उसके मन में इस बात के लिए ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है कि वो अपने बेटे को भी धरती माँ की सेवा के लिए नहीं रोक पाया। ऐसा सोचते हुए मानो वह धरती माता से कह रहा हो, हे माता, जैसे अब लोग आपको छोड़कर दूसरे कामों में लग रहे हैं, वैसे ही अपने जन्मदाता माता पिता को भी छोड़ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उसे लगा जैसे वह भी एक दिन सरजुग बाबा हो जाएगा, पूरा गांव सरजुग बाबा हो जाएगा। फिर तो वह एक भयावह कल्पना से चौंक उठा। वह लेटे लेटे ही मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। पशुओं को खोलने का समय था। पत्नी चौंककर उठी। मिही नींद में ही चिल्ला रहा था। उसी चिल्लाहट से उसकी नींद खुली। वह पति को झिझोर झिझोरकर जगाने लगी। काफी देर बाद उसकी नींद टूटी। उठने के बाद भी वह बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। इस दौरान पत्नी ने उससे कितनी बार पूछा था, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? जब उसका मन स्थिर हुआ तो उसने बताया कि उसने एक भयानक सपना देखा है। पत्नी चौंक उठी। क्या? वो इस बात से डर गई थी कि चून की सवेरे का देखा सपना सच होता है। अतः हे भगवती, वह मन ही मन घर के कुलदेवता को प्रणाम करने लगी। मैंने सपना देखा कि गांव के सभी लोग एक एक कर गांव से चले गए हैं। खेती बाड़ी का काम ठप हो गया है। खेत भी जैसे गूंगे हो गए हैं। उसके बाद अंत शंत सपने देखने लगा। मैंने देखा, एक मंदिर है, उसमें देवी की एक मूर्ति है। पास पहुंचा तो मंदिर टूटा फूटा खंडहर सा था। उसके बीच में जो एक मूर्ति थी वो मेरी माँ थी, मूर्ति नहीं। मैं और पास गया, वह मेरी माँ नहीं थी, मेरी माँ जैसी थी। लगा जैसे वह रो रही हो। मैंने पूछा, आप कौन हैं? मैं पृथ्वी हूँ। वह बोली, आप रो रही हैं? हाँ, रो रही हूँ। मेरे बेटे सही राह से भटक रहे हैं, मुझे छोड़कर मशीन के पीछे पड़े हैं। ऐसे ऐसे धुआं और जहर फैला रहे हैं जिससे मेरा दम घुटने लगा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अनुभव हुआ जैसे वह ठीक कह रही हो। मुझे भी चक्कर सा आने लगा। मेरी आंखें बंद हो गईं। इतने में वह कहीं चली गई। तभी मुझे प्यास लगी। नजदीक एक नदी बह रही थी। मन खुश हुआ। किनारे बैठकर एक चुल्लू पानी पिया। अरे, पानी में तेल का स्वाद लगा। मैं गौर से देखने लगा। उस पानी में छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। गांव में घर मकान गायब हो गए थे। पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए थे। मैं डरकर भागा। थोड़ी दूर ही गया होऊंगा कि मैंने चावल और गेहूं के बड़े बड़े ढेर रखे देखे। लोग अनाज के चारों ओर वैसे ही खड़े थे जैसे झुंड के झुंड पक्षी। मैं वहां पहुंचा और लोगों से पूछा कि यह चावल और गेहूं कहाँ से आया। एक आदमी बोला, चावल और गेहूं कहाँ बनता है, यह नहीं मालूम। चावल और गेहूं खेत में पैदा होते हैं। मैंने कहा तो मेरी इस बात पर सब ठहाके लगाने लगे। वे बोले, लगता है कि ये द्वापर युग का व्यक्ति है। अन्न फैक्ट्री में बनता है या मिट्टी में? इसी तरह में ही अपने सपने वाली बात बता रहे थे कि उनकी पत्नी बोल पड़ी, धत तेरे की, ये सब बेकार का सपना हुआ, बेसिर पैर का सपना। सुनना है तो सुनो, जो देखा है वही कह रहा हूँ। मिही को पत्नी का बीच में टोकना अच्छा नहीं लगा। पत्नी चुप हो गई। वो फिर से सपने के बारे में बताने लगे। उसके बाद मैंने देखा कि शहर से धुएं की एक बाढ़ सी चली आ रही है। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उस धुएं से भर जाएगी। मैं घबराकर भागा। दम घुट रहा था। गर्मी से बचने के लिए जैसे पंखा लगा होता है, वैसे ही वहां धुएं से बचने के लिए मशीन लगी थी। फिर मैं आगे बढ़ा।
एक जगह बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ में बहुत से डॉक्टरों को इधर से उधर भागते देखा। रोगी कई कतारों में पड़े थे। डॉक्टर रोगियों की बारी बारी से जांच कर रहे थे। थोड़ा और पास पहुंचकर देखा तो मेरी समझ में आया कि डॉक्टर रोगियों के रोग पहचान रहे हैं, दवा दे रहे हैं, पर दवाओं का किसी रोगी